तो ऐसा देखिए पहली बार हो रहा है जब शिवसेना ठाकरे परिवार से ज्यादा किसी की होती हुई लग रही है और इसलिए कहा जा रहा है कि पार्टी बचाने के लिए उद्धव सत्ता की बलि दे सकते हैं। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मटर राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहेत. हिंदुस्थानात हिंदू राष्ट्र नसेल तर काय पाकिस्तानात? एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा. फक्त एक दिवस. एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो. एक दिवसात. शायद मैं बीजेपी से अलग हुआ हूँ, हिंदुत्व से नहीं. हिंदुत्व और बीजेपी अलग है. बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है. हिंदुत्व अलग है, बीजेपी अलग है. तो हम बीजेपी से अलग हुए हैं, हिंदुत्व से नहीं. आमचं हिंदुत्व हे सोपं आहे. रघुकुल रीत सदा चली आहे. प्राण जाय पर वचन न जाय. हे आमचं हिंदुत्व आहे. शिवसेना ये नाम देखते और सुनते ही सबसे पहले आंखों के सामने ठाकरे परिवार का चेहरा कौंध जाता है। शिवसेना की उत्पत्ति से लेकर उसके आयाम और अंजाम तक, उसकी नीतियों से लेकर नतीजों तक, शिवसेना की संरचना से लेकर उसकी परिभाषा तक, कुछ भी बाला साहेब ठाकरे परिवार के बिना कभी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन ठाकरे परिवार के हिंदुत्व को उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने ऐसी चुनौती दी है कि ठाकरे परिवार की शिवसेना पर ही पकड़ कमजोर दिखने लगी है। ये बताइए कि एक शर्त की खबर सामने आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि आपने ये शर्त रखी है सामने कि एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। देखिए, शिवसेना पार्टी जो है हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर आधारित है। ये बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, ये पार्टी का हमारा आइडियोलॉजी है हिंदुत्व। इसलिए हिंदुत्व का जो लाइन है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बाला साहब जी का विचारधारा जो है, उनकी जो भूमिका रही है, उसे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे, उद्धव सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले वो नेता जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए उद्धव से कांग्रेस और एनसीपी से रिश्ता तोड़ने की शर्त रख दी थी। एकनाथ शिंदे ने बगावत के बाद उद्धव ठाकरे से हुई पहली बातचीत में ही साफ कर दिया था कि अगर उद्धव बागी हुए विधायकों की घर वापसी चाहते हैं तो उन्हें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से नाता तोड़ना होगा। तो क्या हम ये माने कि आप कांग्रेस और एनसीपी से छुटकारा चाहते हैं एकनाथ शिंदे साहब? अभी तो मैंने कहा ना कि हिंदुत्व के विचार पे हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास रखने वाले हमारे विधायक, और उसी को आगे जो जनता के दिल की बात है और जो महाराष्ट्र के लोगों के दिल में भावना है, उसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। बगावत तो शिवसेना में पहले भी कई बार हुई, लेकिन कोई भी ठाकरे परिवार से शिवसेना को दूर नहीं कर पाया था। त्याच्यामुळे शिवसेनेला ठोसे मारणारा अजून जन्माला आलेला नाही आणि जन्माला येऊ सुद्धा शकत नाही, हा माझा आत्मविश्वास। बाला साहेब के वक्त भी और उनके बाद भी शिवसेना इसी अंदाज के लिए जानी भी गई और पहचानी भी। लेकिन महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद कहा जाने लगा कि उद्धव ठाकरे के तेवर भी ढीले हो गए और उन्होंने हिंदुत्ववादी राजनीति वाले एजेंडे को भी महत्व देना कम कर दिया था। नतीजा सरकार के खिलाफ बगावत के तौर पर सामने आया। अब सवाल उठने लगा है कि आखिर शिवसेना ज्यादा किसकी है, उद्धव ठाकरे की या फिर बागी एकनाथ शिंदे की? ज्यादा बड़ा हिंदू नेता कौन है, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? बगावत के लिए उद्धव ठाकरे बागियों को सजा देंगे या फिर शिवसेना को बचाने के लिए अपनी सत्ता कुर्बान कर देंगे? तो कहानी की शुरुआत 2.5 साल पहले 2019 से शुरू होती है, जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 30 साल से राजनीतिक दोस्ती निभाने वाले बीजेपी और शिवसेना ने चुनाव जीतकर बहुमत भी हासिल किया था, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा या फिर शिवसेना का, इस लड़ाई में दोनों दलों के रास्ते अलग अलग हो गए। बीजेपी ने कहा कि गठबंधन इस शर्त पर हुआ है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे, लेकिन शिवसेना की जिद थी कि दोनों पार्टियों के न सिर्फ बराबर मंत्री बनाए जाएंगे, बल्कि सीएम पद का बंटवारा भी 2.5 साल के लिए होगा।
बीजेपी ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया और शिवसेना ने पार्टी की विचारधारा से समझौता करते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी रणनीति बनाकर उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया। छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून आणि माझ्या आई वडिलांचे स्मरण करून मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की बाल ठाकरे हमेशा कहते थे कि उन्हें सत्ता नहीं चाहिए और ना ही कोई पद, लेकिन मातोश्री से पहली बार कोई सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा था और हिंदुत्व से समझौता करके सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा था। जो उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी को कोसने और आलोचना करने की राजनीति करते थे, अब उनको गुलदस्ता दे रहे थे, कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे थे और ये बदलाव और बयान शिवसैनिकों को रास नहीं आ रहा था। आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनने लगी थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन को बेमेल गठबंधन कहा जाने लगा और साथ ही गठबंधन की आयु पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे थे। उद्धव पर यूं ही हमले नहीं हो रहे थे। उद्धव सरकार के कार्यकाल में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती रहीं जिसने महाराष्ट्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे। उद्धव ठाकरे के सरकार बनाने के 6 महीने बाद ही बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। मौत पर शुरू हुए विवाद में आरोप के छींटे ठाकरे परिवार की चौखट तक पहुंच गए थे। बिहार पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची तो उनके अधिकारियों को क्वारंटीन करने पर भी उद्धव सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। एक एसपी रैंक के आईपीएस ऑफिसर आए हैं, उनको जिस तरीके से क्वारंटीन किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा लग रहा है, सस्ता लग रहा है और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जांच में टांग अड़ाना चाहती है, अड़ा रही है, ऐसा एक संकेत मिल रहा है। उद्धव सरकार के लिए दूसरी और सबसे बड़ी किरकिरी साबित हुआ एंटीलिया विस्फोटक केस, जब एंटीलिया से सिर्फ 300 मीटर दूर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिली थी और उसमें 20 जिलेटिन की छड़ों समेत एक धमकी भरा लेटर भी था। इस मामले में सत्ता के करीबी अफसर सचिन वाझे का नाम सामने आया था। उद्धव सरकार की तीसरी किरकिरी 100 करोड़ की वसूली वाले खुलासे से हुई। एंटीलिया जांच की आंच पहले मुंबई के तत्कालीन कमिश्नर परमबीर सिंह तक पहुंची। उन्हें पद से हटाया गया तो उन्होंने उद्धव के गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर हर महीने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर सबको सन्न कर दिया था। उद्धव सरकार की चौथी किरकिरी की वजह बनी उनके मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी। एनसीपी नेता नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया था। लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। उद्धव के मंत्रियों के खिलाफ सबसे ताजा कार्रवाई के तौर पर अनिल परब का नाम सामने आया है, जिनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। इतना ही नहीं, कोरोना काल में बदइंतजामी को लेकर भी बीजेपी लगातार उद्धव पर हमले करती रही। हालांकि बगावत के बाद जब उद्धव ठाकरे पहली बार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कोरोना बदइंतजामी पर बीजेपी के हर आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जे काही सर्वे होत होते त्या सर्वेमध्ये देशातील सर्वोत्तम 5 टॉप मुख्यमंत्र्यांमध्ये तुमच्या सगळ्यांच्या मेहनतीमुळे आणि तुम्ही दिलेल्या सहकार्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना तो एक त्याच्यामध्ये ती गणना केली गेली। साहजिकच आहे। पिछले साल नवंबर में उद्धव ठाकरे की पीठ की सर्जरी हुई थी और वो काफी दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। इस बीच उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के सत्ता संभालने की चर्चा तेज हो गई थी। बाबा कोरिया सिटी
जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।